दोस्तों, शहर के जाने-माने कलेक्टर साहब दिग्विजय सिंह अपने सख्त ईमानदार प्रशासन और न्यायपता के लिए मशहूर थे। लेकिन उनकी व्यस्त जिंदगी में खालीपन का एक दर्द भी था, जो उनके दिल में सालों से दफन था। वह दर्द यह था कि उनकी पत्नी सावित्री उनसे बिछड़ गई थी। सावित्री कॉलेज के दिनों की उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। शादी के कुछ ही साल बाद दिग्विजय को नौकरी के कारण अलग अलग जिलों में जाना पड़ा। लंबे समय तक दूरियां बढ़ी, जिससे मनमुटाव बढ़ता गया। और एक दिन अचानक सावित्री ने चिट्ठी में लिखकर कहा, दिग्विजय, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपनी इस जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूं। उसके बाद सावित्री की कोई खबर नहीं आई। दिग्विजय ने बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री कहां चली गई, यह बात कोई नहीं जानता था। सालों बाद एक गुप्त मिशन के सिलसिले में दिग्विजय को अपने ही गांव वापस आना पड़ा। वह गांव जहां उनकी और सावित्री की पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन इस बार वह कलेक्टर साहब नहीं, बल्कि एक साधारण जोगी के भेष में गांव पहुंचे थे। उनका मिशन एक अपराधी गिरोह को पकड़ना था, लेकिन उनका दिल एक और अलग सच्चाई के करीब आ रहा था। क्या सावित्री अब भी यहीं है? गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि किसी बड़ी शादी समारोह की तैयारियां चल रही हैं। उत्सुकता के कारण वह वहां पहुंच गए। शहनाई की आवाजें, सजावट और भीड़ में हर चेहरा खुशी से झलक रहा था। तभी उनकी नजर मंडप पर पड़ी, जिसे देख उनके पैर वहीं जम गए। मंडप में दुल्हन बनी सावित्री बैठी हुई थी। लाल जोड़े में वह उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी सालों पहले उनकी शादी के दिन लग रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की उदासी भी थी, जिसे शायद वहां कोई और नहीं देख पा रहा था। सावित्री किसी और के साथ फेरे लेने जा रही थी। दिग्विजय का दिल एक पल के लिए टूटकर बिखर गया। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उनके मन में कई सवाल थे। क्या सावित्री ने सच में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था? क्या वह अब भी उनसे प्यार करती थी, या फिर इस शादी के पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है? दिग्विजय ने जोगी के भेष में ही मंडप के पास पहुंचकर एक कोने में बैठने का फैसला किया। वह वहां हर चीज पर नजर रखना चाहते थे। शादी के मंत्रों के बीच सावित्री की आंखें एक पल के लिए भी नीचे नहीं झुकी। उनकी निगाहें मानो जैसे किसी को ढूंढ रही थी। तभी अचानक बिजली चमकी और बारिश होना शुरू हो गई। पंडित जी ने कार्यक्रम को रोकने का संकेत दिया। इस छोटे से विराम ने दिग्विजय को मौका दे दिया। वह चुपचाप सावित्री के पास गए और धीमी आवाज में कहा, सावित्री, यह मैं तुम्हारा दिग्विजय सिंह हूं। सावित्री का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को हल्के से छू लिया, जो उनकी शादी की निशानी थी। दिग्विजय ने महसूस किया कि सावित्री के भीतर एक तूफान चल रहा है। लेकिन तभी मंडप के दूसरी तरफ खड़ा दुल्हा, जो अभी तक शांत था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अलग सा तेज था, जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। शादी के बीच बारिश ने पूरे माहौल को बदल दिया। कुछ देर बाद बारिश थम गई तो लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, मगर दिग्विजय सिंह वहीं खड़े रहे। सावित्री की आंखों में देख रहे थे। उनकी आंखों में दर्द था, और सवाल भी वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। दूल्हा धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर गंभीर था। उसने दिग्विजय को देखा और बिना किसी परिचय के सीधा सावित्री से पूछा, क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? सावित्री ने कुछ पल खामोश रहकर दिग्विजय की तरफ देखा। फिर उसने हल्का सा सिर हिला दिया। हां, यह वही है जिसका मैं इंतजार करती रही। यह सुनकर दिग्विजय के भीतर हलचल मच गई। सावित्री ने इंतजार किया था, तो फिर वह इस शादी के मंडप में क्यों थी? दिग्विजय ने गहरी सांस ली और संयम से पूछा, सावित्री, अगर तुमने मेरा इंतजार किया तो आज यहां क्यों हो? मुझे सब सच बताओ। लेकिन सावित्री ने जवाब देने के बजाय अपनी आंखें झुका ली, जैसे कि वह कुछ कह नहीं पा रही थी, या शायद उसे रोकने वाली कोई ताकत थी। इतने में ही दुल्हा बोल पड़ा, आप कौन हैं, और यहां आकर क्यों मेरी दुल्हन को परेशान कर रहे हो? उसकी आवाज में तंज था, लेकिन गुस्सा भी। दिग्विजय ने गहरी नजरों से उस आदमी को देखा। कुछ अजीब सा था। उसमें वह सादे कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। उसने खुद को गांव का एक साधारण किसान बताया,
लेकिन दिग्विजय को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसी समय गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां उनके बीच आ पहुंचा और दोनों को देखकर ठिठक गया। उसने सावित्री को देखते हुए कहा, बेटी ये सब क्या है? क्या तुमने उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई? दिग्विजय ने बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखा तो उसने कहा, तुम्हें सब सच जानना चाहिए। तभी सावित्री बोलती है, यह सच तुम्हें और मुझे तोड़ देगा। सावित्री ने टूटे हुए लहजे में बताया कि जब वह दिग्विजय से अलग हुई थी तो वह उस समय एक बड़ी मुश्किल में थी। उसकी मां बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह कई जगह मदद मांगने के लिए गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं सुनी। एक दिन गांव के एक ताकतवर आदमी ने उसकी मदद की और एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वह दूल्हा ही था। उसने सावित्री को मजबूर किया कि वह उसकी झूठी पत्नी बनने का नाटक करे और अब वह शादी करना चाहता था ताकि सावित्री हमेशा उसकी कैद में रहे। यह बात सुनकर दिग्विजय का खून खोलने लगा। वह उस आदमी को वहीं पकड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने महसूस किया कि यह मामला बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। इसी बीच गांव के और भी लोग मंडप के पास जमा होने लगे। कई लोगों की निगाहें दिग्विजय पर थी। जोगी के भेष में होने के बावजूद कुछ लोग उनकी असल पहचान जान चुके थे, लेकिन यह बात धीरे धीरे फैल रही थी। दूल्हे के आदमी, जो अब तक शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, अचानक चौकन्ना हो गए। दिग्विजय को महसूस हुआ कि यहां सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि जान का भी खतरा था। उन्होंने सावित्री का हाथ थामा और धीरे से कहा, मुझे सब बताओ, मैं तुम्हें यहां से बचाकर ले जाऊंगा। यह आदमी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी दूल्हे ने ताली बजाई तो उसके आदमी तुरंत इकट्ठा हो गए। उसने हंसते हुए कहा, यहां से कोई भी नहीं जा सकता, खास तौर से आप दोनों, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि आप वही कलेक्टर साहब हों। दिग्विजय सिंह का भेद सबके सामने खुल चुका था। अब वह एक साधारण जोगी नहीं बल्कि सरकारी अधिकारी के रूप में होने के बावजूद भी खतरे में थे। गांव के लोग, दूल्हे के आदमी और सावित्री की सच्चाई, यह सब मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर चुके थे जिसका अंत अभी बाकी था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन आसमान में काले बादल अभी भी मंडरा रहे थे, जैसे वह भी इस कहानी का कोई हिस्सा हो। मंडप के चारों ओर जमा लोग आपस में फुसफुसाना चालाक मुस्कान के साथ खड़ा हुआ था, और दिग्विजय, जो अब जोगी के भेष में अपनी असल पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे थे, गहरी सांस लेते हुए सावित्री को देख रहे थे। दूल्हा अपनी जगह से आगे बढ़ा और चारों तरफ घूमते हुए कहने लगा, यहां जो हो रहा है वह सबके सामने होगा। आखिर मेरी शादी है, लेकिन पहले ये जोगी साहब बताएंगे कि यह यहां क्यों आए हैं। दिग्विजय ने उसकी चालाकी को भांप लिया। वह जानते थे कि दूल्हा उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने शांत लहजे में कहा, मैं एक साधारण जोगी हूं, बरसों से यूं ही गांव गांव घूमता हूं, लेकिन आज यहां आने पर मुझे महसूस हुआ कि इस मंडप में सिर्फ शादी नहीं हो रही, कुछ और भी चल रहा है। दूल्हा हंस पड़ा। उसकी हंसी में व्यंग था। उसने लोगों की तरफ देखकर कहा, यह जोगी सिर्फ बातें बनाना जानता है, लेकिन इसे यह नहीं पता कि यह गांव मेरा है। यहां जो मैं कहता हूं वही होता है। दिग्विजय की आंखें सावित्री की ओर टिक गईं। वह अभी भी गहरी उलझन में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। उसकी आंखों में छुपा डर और दर्द दिग्विजय सिंह साफ देख सकते थे। दिग्विजय ने धीरे से पूछा, सावित्री सच बताओ, क्या तुम इस आदमी से शादी करना चाहती हो? सावित्री का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, यह मेरा फैसला नहीं है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। दिग्विजय का दिल टूटकर बिखरने लगा, लेकिन वह जानते थे कि यहां भावनाओं से काम नहीं चलेगा। उन्हें उस दूल्हे का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। दिग्विजय ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला, जिसे उन्होंने चुपके से मंडप के पास रख दिया था। उन्होंने उसे चालू किया और उसमें दूल्हे की आवाज गूंजी, इस शादी के बाद सावित्री का परिवार मेरे हाथ में होगा। उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं उसकी मां का इलाज सिर्फ एक दिखावा कर रहा हूं। मंडप में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। दूल्हे का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से में कहा,
यह झूठ है। ये जोगी सबको भड़काने आया है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, गांव का ही एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसने पहले भी रोका था, आगे बढ़ा। उसने दूल्हे की ओर उंगली उठाई और कहा, तूने बहुत अन्याय किया है। इस गांव में कई परिवार तेरी वजह से बर्बाद हुए हैं। अब समय आ गया है कि तेरा सच सबके सामने आए। दूल्हा अपने आदमियों की ओर मुड़ा और चिल्लाया, इस जोगी को और इस बूढ़े को यहां से खींचकर बाहर फेंक दो। और हां, सावित्री को भी ले जाओ। अब यह शादी यहीं खत्म होगी। दिग्विजय ने समय की गंभीरता को समझते हुए अपनी पहचान उजागर करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आवाज में अधिकार लाते हुए कहा, कोई भी हाथ उठाने से पहले यह जान ले कि मैं कौन हूं। मैं इस जिले का कलेक्टर हूं। यह गांव तुम्हारी कोई जागीर नहीं है। गांव के लोगों के बीच हलचल मच गई। दूल्हा और उसके आदमी एक पल के लिए ठिठक गए। लेकिन दूल्हा जानता था कि अगर वह अभी झुकेगा तो सब कुछ खो देगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। दिग्विजय ने तेजी से सावित्री का हाथ पकड़ा और उसे मंडप से बाहर खींचने की कोशिश की। लेकिन दूल्हे के आदमी उनका रास्ता रोकने लगे। गांव के लोग जो अब तक चुप थे, धीरे धीरे दिग्विजय का साथ देने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी दूल्हे ने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली और चिल्लाया, कोई भी आगे बढ़ा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दिग्विजय सावित्री को पीछे करते हुए दूल्हे की आंखों में देख रहे थे। वह जानते थे कि अब यह लड़ाई सिर्फ एक शादी या सावित्री के भविष्य की नहीं है। यह गांव की आजादी और न्याय की लड़ाई बन चुकी है। बारिश की ये आईवी बूंदें फिर से गिरने लगी। आसमान में बादलों की गरज सुनाई दी। मंडप के चारों ओर तनाव बढ़ता जा रहा था। दिग्विजय, सावित्री, दुल्हा और गांव के लोग सब अपनी अपनी जगह खड़े थे, जैसे किसी बड़े टकराव की तैयारी कर रहे हो। दिग्विजय के दिमाग में सवाल उठ रहे थे। क्या वह सावित्री को बचा पाएंगे? क्या गांव के लोग उनका साथ देंगे या दूल्हे के डर से पीछे हट जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह इस लड़ाई को बिना किसी नुकसान के जीत पाएंगे? गांव का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। बारिश की बूंदों के साथ हवा में तनाव तैर रहा था। दूल्हा अपनी बंदूक ताने हुए दिग्विजय की ओर खड़ा था, जबकि सावित्री घबराई हुई एक तरफ सिमटी हुई थी। दिग्विजय ने अपनी आंखों में संयम और दृढ़ता का भाव बनाए रखा। दूल्हे ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी यह सरकारी रुतबा यहां किसी काम नहीं आने वाला। इस गांव का कानून मैं हूं। अब या तो तुम यहां से चले जाओ या फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दिग्विजय ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग सोचते हैं कि बंदूक से डर फैलाकर सब जीत सकते हो। लेकिन यह याद रखना, कानून की लाठी भले ही देर से चलती है, लेकिन चोट गहरी करती है। तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब होगा। दिग्विजय के इन शब्दों ने गांव के लोगों के भीतर एक नई लहर लग जगा दी। अब तक जो लोग दूल्हे के डर से चुप थे, वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। एक बुजुर्ग महिला जो दूल्हे के अन्याय का शिकार हो चुकी थी, सबसे पहले बोली, हमने बहुत सहा, लेकिन अब नहीं। यह आदमी हमारी बेटियों की इज्जत और हमारे घरों की शांति छीनता आया है। इसे रोका जाना चाहिए। धीरे धीरे कई और लोग भी दिग्विजय के साथ देने के लिए खड़े हो गए, लेकिन दूल्हा अपनी जगह पर अड़ग था। वह अपनी बंदूक लहराते हुए चिल्लाया, जो कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा, उसकी यह आखिरी रात होगी। दिग्विजय ने हालात को समझते हुए एक चाल चली। उन्होंने दूल्हे को उकसाने के लिए कहा, तुम्हारी हिम्मत सिर्फ यहां तक है। एक सरकारी अधिकारी सामने खड़ा है और तुम उसे डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आओ, मुझसे बिना हथियार के लड़ो दिखाओ। अपनी मर्दानगी दुल्हा, जो पहले से ही गुस्से में उबल रहा था, दिग्विजय के इस तंज पर और भी भड़क गया। उसने अपनी बंदूक को फेंक दी और दिग्विजय को लपक लिया। यह वही पल था जिसका दिग्विजय इंतजार कर रहे थे। दिग्विजय ने पूरी ताकत से दूल्हे को रोका और उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई। बारिश की बूंदें उनके संघर्ष को और भी नाटकीय बना रही थीं। गांव के लोग चारों ओर खड़े थे, जैसे किसी क्रांति की शुरुआत देख रहे हों। दूल्हा ताकतवर था, लेकिन दिग्विजय के पास अपने कर्तव्य और सावित्री को बचाने का जुनून सवार था। आखिरकार दिग्विजय ने उसे जमीन पर दबोच लिया। तभी गांव के कुछ लोग आगे आए और दूल्हे के आदमियों को पकड़ने लगे। सावित्री एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी।
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें राहत की चमक भी दिखाई दे रही थी। वह दिग्विजय के पास आई और धीरे से बोली, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन मैं अभी भी इस डर से बंधी हुई हूं कि यह कहानी यहां खत्म नहीं होगी। यह आदमी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। दिग्विजय ने सावित्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह उन सबकी लड़ाई है जिन्होंने इसका अत्याचार सहा है। उसी समय दिग्विजय का गुप्त संदेश पुलिस तक पहुंच चुका था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। दूल्हे और उसके आदमियों को हथकड़ियां पहनाई गईं, लेकिन दूल्हा जाते जाते दिग्विजय और सावित्री को घड़ते हुए बोला, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं लौटूंगा और तब सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुलिस की गाड़ियां चली गईं। गांव के लोग धीरे धीरे मंडप के पास जमा हुए। सावित्री और दिग्विजय को घेर लिया। कुछ ने सवाल किया, यह क्या हो गया? क्या यह गांव सच में सुरक्षित रहेगा? दिग्विजय ने उनकी ओर देखा। उनके पास कोई निश्चित जवाब नहीं था, लेकिन उनके दिल में यह यकीन जरूर था कि लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। सावित्री अब उनके साथ थी, लेकिन क्या उनका भविष्य सुरक्षित होगा? क्या दूल्हे की धमकी सिर्फ गुस्से में कही गई बात थी, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? पुलिस की गाड़ियां गांव से दूल्हे और उसके आदमियों को लेकर जा चुकी थीं। गांव में पहली बार सुकून की सांस महसूस की जा रही थी, लेकिन हर किसी के मन में दूल्हे की अंतिम धमकी गूंज रही थी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दिग्विजय ने सावित्री की ओर देखा, जो अभी भी डरी हुई थी। गांव के बुजुर्ग उनके पास आए और बोले, साहब, हमने बहुत सहा है, लेकिन यह डर कब तक रहेगा? क्या हमें सच में इंसाफ मिलेगा? दिग्विजय ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। यह लड़ाई सिर्फ मेरी या सावित्री की नहीं है, यह पूरे गांव की लड़ाई है। जब तक आप सब अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे, ऐसे लोग आप पर राज करते रहेंगे। अगले कुछ दिनों में दिग्विजय ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए दूल्हे के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने उसके खिलाफ कई पुराने मामलों को खंगाला। पता चला कि वह न केवल गांव में अवैध रूप से जमीन हथियाने में शामिल था, बल्कि कई महिलाओं को बल ब्लैकमेल करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। दिग्विजय ने सुनिश्चित किया कि दूल्हे पर ऐसे सबूत जुटाए जाएं जो अदालत में टिक सके। एक बड़ा केस दर्ज हुआ और दूल्हे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दूल्हे की गिरफ्तारी के बाद गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। सावित्री अब दिग्विजय के साथ थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। सावित्री ने एक दिन दिग्विजय से कहा, तुमने मेरे लिए यह सब कुछ किया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी पर कोई दाग लगे। लोग कहेंगे कि कलेक्टर साहब ने अपनी जिम्मेदारी से हटकर काम किया है। दिग्विजय मुस्कुराए और बोले, जिम्मेदारी केवल कानून की नहीं होती, दिल की भी होती है। मैं सिर्फ कलेक्टर नहीं हूं, पहले एक इंसान भी हूं, और इंसानियत का कर्तव्य निभाने में कोई दाग नहीं लगता। गांव के लोग जो पहले दूल्हे के डर से चुप थे, अब दिग्विजय और सावित्री को एक नई उम्मीद की तरह देखने लगे थे। उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया। दिग्विजय ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नई योजनाएं शुरू की। सावित्री ने भी गांव की महिलाओं के लिए एक संगठन शुरू किया, जो वहां अपनी परेशानियों को साझा कर सके और एक दूसरे की मदद कर सके। दिग्विजय और सावित्री ने साबित किया कि सच्चाई और न्याय की लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनका प्यार, जो इतने समय बिछड़ा हुआ था, अब एक नई रोशनी के साथ फिर से जुड़ गया था। लेकिन इस कहानी का असली अंत सिर्फ उनके मिलन से नहीं था, बल्कि उस गांव के बदलाव से था जिसने अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर आजादी की नई परिभाषा लिखी। कहानी एक संदेश देती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चाई और साहस के साथ खड़ा हो तो कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद जय